गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी। चलिए, आज जो हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इसके अंदर हम लोग अपने पहले चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर दैट इज़ कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। सर, ये चैप्टर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? CMA के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, CA के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, CS के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, BCom एंड BAS के बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम चैप्टर जो है इन सब बच्चों को काम में आने वाला है, कॉस्ट शीट। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता होगा मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके ऐसे 5 पार्ट्स लिखे हुए हैं। मतलब ऐसे 5 वीडियोस में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 1 का। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट का कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले। पार्ट 2 जो है वो है प्योरली बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट, वो हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट कर देंगे। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से ऐसे आइटम हैं जो कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं होते। पार्ट 2 में जैसे कि मैंने बताया अपने कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पार्ट 2 में याद रखो फॉर्मेट्स वगैरह हम लोग पढ़ने वाला है। एक्चुअली कॉस्ट शीट होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? पार्ट 3 में हम लोग ऐसे आइटम्स पढ़ेंगे जो कॉस्ट शीट बनाते समय हमें ध्यान में रखना है कि इनको इग्नोर करिए, इनको कॉस्ट शीट में कंसिडर करिए ही मत। ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ कॉस्ट शीट के बेस पे, और पार्ट 5 में देखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो ऐसे 5 पार्ट्स में मेरा वीडियो डिवाइडेड होगा। तो आप लोग क्या करिए, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका एक भी पार्ट मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट। हमारा पहला पार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, लेक्चर के बाद आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप कोई भी डाउट के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है tpushpakant2@gmail.com। इस नंबर पे भी इस मेल आईडी पे भी आप लोग मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के बीच में मैं आपके क्वेरी का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट शीट। बेसिकली कॉस्ट शीट हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन कॉस्ट शीट पे जाने के पहले ये जो हमारा पहला चैप्टर होगा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे यार कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या ज़रूरत थी कॉस्ट अकाउंटिंग करने की। ठीक है, कितने प्रकार के कॉस्ट होते हैं वो सब हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। तो कॉस्ट क्या होता है आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्लोजअप का। क्लोजअप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्लोजअप क्या है? एक टूथपेस्ट है, आप लोगों को भी पता है। अब ये जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट बनाने के लिए कंपनी को कुछ खर्चा करना पड़ता है। जो खर्चा कंपनी कर रही है ये टूथपेस्ट बनाने को, उसी को क्या बोला जाता है? कॉस्ट। तो मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा कर रही है कंपनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसको ओवरहेड्स बोला जाता है। मतलब कॉस्ट का और एक नाम क्या है? ओवरहेड्स है। तो फ्यूचर में हम लोग ये कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत कम करेंगे और ओवरहेड्स वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, ओवरहेड मतलब क्या होता है? कॉस्ट ही होता है, एक्सपेंस मान के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्लोजअप बनाना है, ये क्लोजअप बनाने में कंपनी को कितने प्रकार के खर्चे लगते हैं? बेसिकली खर्चे जो हैं वो 3 लगते हैं। पहला तो क्लोजअप बनाने के लिए उनको खर्चा लगता है, दैट इज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा लग रहा है उनको, मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट लग रहा है। दूसरा, अब ये जो क्लोजअप बनाना है इसका जो फार्मूला वगैरह रहता है, ठीक है, कैसे इसको बिचवाना है, कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि फैक्ट्री एक जगह पे थोड़ी है, ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी। तो ये सब का डिस्कशन कहाँ पे होता है? ऑफिस में होता है। तो पहला खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, दूसरा खर्चा ऑफिस से रिलेटेड हो गया, तीसरा खर्चा अरे क्लोजअप बन के रेडी है, ऑफिस में डिस्कशन भी हो गया, कहाँ कहाँ पे बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, उसका रेट क्या डिसाइड करेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है भाई? इसको बेचेंगे कैसे, और जो बेचने का खर्चा होता है उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो नॉर्मली प्रोडक्ट
बनने में उससे लेके प्रोडक्ट बनने से लेके उसको बेचने तक में 3 प्रकार के खर्चे आ जाते हैं। पहला उसके मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आ जाता है, फिर ऑफिस में उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं हम लोगों को, उसका खर्चा आ जाता है, और तीसरा हम लोगों को खर्चा पड़ जाता है भाई उसके सेलिंग से रिलेटेड। अरे मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो भाई सीधी सी बात है एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो वो एडवर्टाइज करूँगा, एडवर्टाइज का खर्चा भी तो मैं क्या करूँगा, इस क्लोजअप के कॉस्ट के अंदर ऐड करूँगा ना। मैंने कटरीना कैफ को बुलाया, मैंने बोला भाई आपके दांत एकदम चमक रहे हैं मोतियों की तरह, आप क्या करो क्लोजअप का एडवर्टाइज़ करिए। अभी वो क्लोजअप का एडवर्टाइज़ करेगी तो मुझसे पैसा मांगेगी, यार 5-10 करोड़ रुपया लेगी वो मुझसे। अभी वो जो 5-10 करोड़ रुपया मुझसे ले रही हैं वो 5-10 करोड़ मैं अपनी जेब से थोड़ी डालूंगा, वो भी मैं प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही है कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट कि आप प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए कॉस्ट डिसाइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट रख देंगे प्रोडक्ट का, आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। आप कम कॉस्ट रख दोगे आपको लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट निकालना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अब कॉस्ट निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स भी हैं, वो रूल्स इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। जैसे आपने पढ़ा है AS के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेम वैसे ही कॉस्ट के रूल्स को जो बनाते हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जो रूल है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा रूल है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक कोर्स भी है जो बच्चे जानते हैं CMA नाम से। CMA का जो कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग प्योरली कॉस्टिंग के ऊपर काम करते हैं। चलो, तो ये तो हो गया अपना कंसेप्चुअल बात। अब थियोरेटिकल बात देख लेते हैं थोड़ा, कॉस्ट क्या होता है। मीनिंग में देखिए पहले लाइन में आपको दिख रहा होगा कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट मीन्स क्या होता है? एक्सपेंसेस। आगे बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विथ अ व्यू टू असरटेन इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन है कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करते हैं। कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम लोग एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि कंपनियों को क्या बताए कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताए। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताना। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ज़्यादा प्राइस रख देंगे तभी भी कंपनी को लॉस है, कम प्राइस रख देंगे तभी भी कंपनी को लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्क्रीन पे देखिए आपके दिख रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग क्या करो, ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको नोट्स मेरे, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो और आप क्या करो, एक नोट बना लो, इसका नोटिंग करते हुए जाओ, तभी आप लोगों को समझेगा क्या होता है। आप लोग अभी CA में CA इंटर के बच्चे लोग हो, या TY BCom या BAF के बच्चे लोग हो, आप लोग SY BAF को, तो आप लोगों को क्या लगता है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ ऐसे देखते जाओ कंसेप्ट समझते जाएगा? नहीं, मैक्सिमम पढ़ाई जो CA CMA CS के बच्चे होते हैं वो यूट्यूब से ही करते हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है। तो इसको आप एक्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करो और समझने के बाद इसकी नोटिंग कर लो, तभी आप ये इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। आप क्या करोगे, सिर्फ लेक्चर सुनते जाओगे, दूसरे कान से निकालते जाओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप लिखते हुए चलो, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझेगा। तो हमने अभी डिसाइड क्या किया, अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे इसको कौन से नाम से जानेंगे हम लोग? ओवरहेड्स के नाम से जानेंगे। कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस बताना होता है किसी भी प्रोडक्ट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, 1 बाय 1 देखते। पहला असरटेन टोटल कॉस्ट, असरटेनिंग टोटल कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने का पूरा खर्चा कितना है वो असरटेन करके कौन बताता है, फाइंड आउट करके कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, यार कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट में कंट्रोल होना चाहिए, अननेसेसरी कहीं पे कॉस्ट तो नहीं जा रहा है ना, तो वो सब भी कौन चेक करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना है लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं करनी है, कॉस्ट कम करना है, तो इसके लिए भी कौन हेल्प करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, अच्छा आपको डिसीज़न करना है कि ये प्रोडक्ट आगे और बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो वो किसके बेस पे आप डिसीज़न करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे।
किसके बेस पे करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन हेल्प करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे जाओगे तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम ही है डिसीजन मेकिंग चैप्टर, कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कोई प्रोडक्ट हम लोगों को बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, कोई फैक्ट्री हमको चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, ये डिसीजन लेना पड़ता है हम लोगों को। अभी उस फैक्ट्री में कंपलसरी लॉस हो रहा है, मुझे कंटिन्यू लॉस हो रहा है, अभी कंटिन्यू लॉस हो रहा है मुझे, तो क्या मुझे, आप लोग बताइए, वो फैक्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंटिन्यू करने में प्रॉफिट होती है। तो ये सब हम लोग कहाँ पे सीखेंगे? ये हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखने वाले आगे आने वाले चैप्टर्स में। और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वो है पांचवा ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए ये हेल्प करता है कि हमको हमारे प्रोडक्ट का कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। पहला असरटेनिंग टोटल कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, तीसरा कॉस्ट रिडक्शन, चौथा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड फिफ्थ इज अवर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। ये टोटलिटी में 5 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को बताया है कॉस्ट अकाउंटिंग के। चलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं ये हम लोगों को देखना है। बेसिकली जो कॉस्ट्स हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया। कॉस्ट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला देखिए, फर्स्ट दिख रहा है आप लोगों को आपके स्क्रीन पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला कॉस्ट कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। सेकेंड जो है वो बिहेवियरल बेसिस पे, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। तो ऐसे 3 कैटेगरी में कॉस्ट को क्लासिफाई। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये नोट्स आ जाता है 7-10 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है। यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आता है और इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी आता है। सर इंस्टीट्यूट मतलब सीए में, सीए सीएस के इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं मेरे, और यूनिवर्सिटी मतलब बीकॉम बैफ वाले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों को ये आता है। इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी ये शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा 7 मार्क्स के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी ये आ जाता है 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ना चाहिए। तो 1 by 1 देखेंगे। पहले तो 3 नाम समझा आप लोगों को, ये कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो 1 by 1 देखते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला वाला टेबल देखिएगा, 3 पार्ट दिख रहे, उसके अंदर 3 सब हेड्स दिख रहे हैं आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दिख रहा है ना? पहला क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा है सेलिंग ओवरहेड। ये आई होप मैंने जब भी आप लोगों को क्लोजअप का एग्जांपल लिया था उस टाइम पे ही ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया था, आप लोगों को क्लियर होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है। भाई मैन्युफैक्चरिंग होता कहाँ पे? फैक्ट्री में होता है ना, तो नाम क्या पड़ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर मैंने बोला था ऑफिस के खर्चे होते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स के नाम से जाना जाएगा। फिर बेचने के लिए भी तो हमको खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग वगैरह, वो सेलिंग एक्सपेंस हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे भी 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई रखा गया है। पहला है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। थर्ड पार्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसको भी कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? 2 पार्ट में। पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो याद रखना ये टोटल कितने हेड्स है? 3 हेड्स है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में कितने पार्ट थे? 3। पहला फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। स्क्रीन पे देखना, अपने ध्यान देना स्क्रीन पे। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर में कितने कॉस्ट है? 3 है। कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं। क्या है ये सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, डिटेल में जा रहे हैं। अभी सिर्फ नाम याद रखो कि भाई ये सब नाम है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। अंदर का तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख लोगे अगर कंसेप्ट समझाए तो। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 पार्ट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के अंदर पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये समझा होगा आप लोगों को। चलो अब 1 by 1 एक एक को इन डिटेल जाके पढ़ते हैं। चलो पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक
ठीक है, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अंदर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, यहाँ पे 3 कॉस्ट है। यहाँ पे कितने कॉस्ट हैं, 3 कॉस्ट है। पहला कौन सा है, पहला है फिक्स्ड ओवरहेड्स। पहला कौन सा है, फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी स्क्रीन अटक गया था। पहला जो है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या होता है, जो खर्चा फैक्ट्री में लगता है। देखो कॉस्ट ना 3 पार्ट में, ये कौन सा चल रहा है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अंदर पहला कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है, अंदर पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। स्क्रीन पे देखो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चा करते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या खर्चा लगता है यार, आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हो, आप वर्कर को वेजेस देते हो, ये सब क्या है, पावर एंड फ्यूल लगता है आपके फैक्ट्री में। मशीन है, मशीन के लिए पावर लगेगा, अच्छा डीजल वाली मशीन होती है बहुत सारी, तो वहाँ पे फ्यूल वगैरह लगता है। तो वो सब कहाँ का खर्चा हो गया, देखिए नीचे एग्जांपल में भी मैंने दिया है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पावर, फ्यूल। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अपना क्या बोलते हैं, मटेरियल, वेजेस, वो सब क्या है, पूरे फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ये पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यहाँ पे क्या है देखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अंदर लाइंस में देखना क्या बोल रहा है, इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड इन ऑफिस फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। अरे यार मुझे कोई प्रोडक्ट बना के बेचना है तो मुझे पॉलिसीज़ भी तो बनानी पड़ेगी कि भाई प्रोडक्ट कितने लेवल पे बनना चाहिए, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसका प्राइस वगैरह क्या रखना है हम लोगों को। देखो प्राइस रखना अलग चीज़ होता है और सेलिंग एक्सपेंसेस अलग चीज़ होता है। प्राइस कितना रखना चाहिए वो ना कमिटी डिसाइड करेगी कि भाई कितना प्राइस रखना चाहिए हमें, लेकिन सेलिंग क्या है वो अलग है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर उसको सेलिंग में ले लो, नहीं, वो ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का खर्चा यहाँ पे आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, हमने जो भी डिसीजन लिया है ऑफिस में कि भाई कितना प्रोडक्ट बिकना चाहिए। मैंने बोला कि हम लोग ये जो क्लोजअप बनाएंगे, क्लोजअप को पाकिस्तान में नहीं बेचेंगे, अरे ये चीज़ डिसाइड करने के लिए मीटिंग रखना पड़ता है ना, वो मीटिंग रखने का जो खर्चा है उसी को क्या बोला जाता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ऑफिस का सैलरी जो ऑफिस में काम करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ये सब कहाँ पे आ जाता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तीसरा जो पार्ट है वो है सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो पहला फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग नाम से पता चल रहा है यार, सेलिंग के लिए खर्चा जो हम लोग करते हैं वो भी तो खर्चा है ना, सेलिंग से रिलेटेड। एडवर्टाइज का खर्चा हो गया हमारा, ठीक है, हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया, ठीक है। डिलीवरी वैन, हम लोग को जो गुड्स बनाते हैं फैक्ट्री से सप्लायर के पास छोड़ना पड़ता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा डिलीवरी वैन का, अच्छा जा रहे कैरियज वगैरह पे करना पड़ेगा, तो वो सब कौन सा खर्चा हो जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसके जो और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसके और भी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे खासे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से क्या करिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आगे जब भी हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे वहाँ पे हम लोग इन डिटेल में जाके ये फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जाम्पल्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जब भी फॉर्मेट डिस्कस करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो आई होप ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आप लोगों को क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट पे मैं जाता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। सेकेंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर में हमने डिसाइड किया था, 3 पार्ट थे, डिस्कस किया था। पहला कौन सा पार्ट था, फिक्स्ड ओवरहेड, दूसरा था वेरिएबल ओवरहेड और तीसरा था सेमी वेरिएबल ओवरहेड, या फिक्स कॉस्ट बोलो, वेरिएबल कॉस्ट बोलो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलो। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है यार, नाम से ही पता लग रहा है चीज़ें फिक्स हैं यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, चीज़ें फिक्स होती हैं, फिक्स ओवरहेड में चीज़ें क्या होंगी, फिक्स। क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो आप सामान बना रहे हो नहीं बना रहे हो, उससे फिक्स कॉस्ट पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल लेता हूँ कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री का। मेरा कोचिंग क्लासेस है, मेरे कोचिंग क्लासेस का नाम है रवि तिवारी स्टडी डेस्टिनेशंस, कॉमर्स क्लासेस है मेरा, रवि तिवारी स्टडी डेस्टिनेशन करके,
स्क्रीन पर देखते रहना। अभी मैं जो क्लासेस चला रहा हूँ वो रेंटल प्रीमाइसेस पे चला रहा हूँ। कौन से प्रीमाइसेस पे? रेंटल प्रीमाइसेस पे। हर साल का मुझे 1 लाख रुपया रेंट देना पड़ता है। हर साल का कितना रेंट देना पड़ता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया मैं रेंट देता हूँ भाई। ये जो 1 लाख रुपया मैं रेंट देता हूँ लैंडलॉर्ड को, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा तभी भी 1 लाख रुपया रेंट दूंगा, 100 स्टूडेंट आएंगे तभी भी 1 लाख रुपया रेंट दूंगा, 5,000 स्टूडेंट आएंगे तभी भी 1 लाख रुपया रेंट दूंगा मैं। तो देखो रेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े या कम हो। मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है मेरे लिए? मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे लिए, कि कितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। एक स्टूडेंट आएगा तभी भी 1 लाख रुपया रेंट देना है, 10 स्टूडेंट आएगा तभी भी 1 लाख रुपया देना है, 5,000 स्टूडेंट आएंगे तभी भी 1 लाख रुपया देना है, 10,000 स्टूडेंट आएंगे तभी भी 1 लाख रुपया देना है। तो रेंट का कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो नीचे देखो एग्जाम्पल में वही बताया मैंने कि पहले साल में मैं कितना रुपया रेंट देता हूँ? 1 लाख रुपया। स्टूडेंट्स कितने आते हैं? 5,000। पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना कर रहा है? 20 रुपया गिर रहा है भाई। कैसे गिर रहा है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। तो एक स्टूडेंट के पीछे मैं 20 रुपया दे रहा हूँ। लेकिन देखो अगले साल भी रेंट 1 लाख रुपया ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो गए, पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो गया, लेकिन टोटलिटी बेसिस पे देखोगे तो सेम ही है। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट होता है। जैसे कि रेंट हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया, स्टाफ को जो मैं सैलरी देता हूँ वो भी तो फिक्स रहता है ना, हर बार थोड़ी चेंज होता है। स्टाफ का जो सैलरी, सर उसको इंक्रीमेंट करके देंगे, अरे इंक्रीमेंट करके भी दिए तो साल भर तो वही फिक्स रहेगा ना, कि अलग होगा? नहीं, वही फिक्स रहेगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा? फिक्स कॉस्ट। आई होप क्लियर होगा। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये रेंट वाला एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ताकि आप लोगों को लिखने के काम में आ जाए। ये हो गया फिक्स कॉस्ट। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? बोलता है वेरिएबल, एक सेकेंड, बोलता है वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंज विथ अ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आपका चेंज होगा, आपका फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाए। देखो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। सर वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो नंबर ऑफ यूनिट जैसे ही आपका चेंज हो जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लासेस में नोट्स बनते हैं। अभी ये जो नोट्स बनते हैं, मेरे पास 5 स्टूडेंट आएंगे तो 5,000, सॉरी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं 5 नोट्स प्रिंटिंग करवाऊँगा। 5,000 स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं 5,000 नोट्स प्रिंटिंग करवाऊँगा। 10,000 स्टूडेंट आएंगे तो 10,000 नोट्स प्रिंटिंग करवाऊँगा। आई होप क्लियर है। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतने नोट्स मुझे ज़्यादा बनवाने पड़ेंगे ना। तो ये कौन सा खर्चा हो जाएगा हमारा? ये कौन सा खर्चा हो जाएगा हमारा? बोलिए, ये कौन सा खर्चा हो जाएगा हमारा? वेरिएबल ओवरहेड्स ये बोला जाएगा। जो नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे ही बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगा खर्चा भी कम हो जाएगा। ये नोट्स का एग्जाम्पल याद रखना। वहीं पे देखो मैंने ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ये देखो 1.5 लाख रुपया पहले लगा प्रिंटिंग नोट्स का, फिर उसके बाद 3 लाख रुपया लग गया। क्यों भाई? पहले 5,000 स्टूडेंट आते थे सर, अभी 10,000 स्टूडेंट आते थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो आपका कॉस्ट भी बढ़ गया। तो पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स बोलते हैं हम लोग इसको। अब तीसरा देखना है, तीसरा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल मतलब क्या? थोड़ा इसमें फिक्स है, थोड़ा क्या है? वेरिएबल है। फिक्स में क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने? रेंट, बच्चे आए नहीं आए रेंट भरना ही पड़ेगा। वेरिएबल क्या एग्जांपल लिया मैंने? बच्चे आएंगे तभी नोट्स छपवाना है, नहीं आएंगे तभी नोट्स नहीं छपवाना है। तो खर्चा डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सेमी वेरिएबल नेचर के होते हैं, जो थोड़े लेवल तक फिक्स रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टेलीफोन का। BSNL का जो टेलीफोन का बिल होता है ना, वो देखो पहले 100 कॉल तक फ्री होता है। पहले जो 100 कॉल्स होते हैं वो फ्री होगा। 250 रुपये आपको बिल आने ही वाला है। 250 रुपये आपको बिल कंपलसरी आएगा 100 कॉल तक। सर उससे ज़्यादा कॉल हो गए तो आपको पर कॉल के पैसे कटते हैं। अरे मैं आपको और एक एग्जांपल दूँ, आज के टाइम का प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको ही पता होगा। आपको डेटा पैक मिलता है, इंटरनेट का डेटा पैक। किसी का 1 GB का डेटा पैक होता है, किसी का 1.2 GB का होता है और किसी का 1.5 GB का डेटा पैक होता है पर डे। आपका 1 GB खत्म हो गया, मानो आपका 1 GB का डेटा पैक है, 1 GB खत्म हो गया। अब क्या होगा? आपको इंटरनेट यूज़ करना है, आप कर सकते हो?
देखो कुछ लोगों को तो कंपनी पहले से ही ऑफ़र देती है, भाई आपका डेटा पैक ख़त्म हो गया तो आपको 2G के स्पीड से नेटवर्क मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा प्लान होता है कि भाई 1 GB ख़त्म हो गया तो उसके बाद ना स्टैंडर्ड रेट्स कटेंगे। 1 रुपया कटता है 20 MB का, 1 रुपया कटता है 20 MB का, मतलब वो जो 1 GB तक है आपका कॉस्ट फिक्स है। भाई आपका 599 का प्लान है, 599 का प्लान है, तो आपको 1 GB डेटा मिलेगा ही मिलेगा, और 599 आपके पास से कटेगा ही कटेगा, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गया। आपने और एक्स्ट्रा डेटा यूज़ किया 1 GB ख़त्म होने के बाद, तो ये क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपने 20 MB यूज़ किया, 20 MB के हिसाब से ज़्यादा पैसा कटेगा। 1 GB और एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, जैसे कि आज मैंने क्या कर रहा था, मैं आज वीडियो लेक्चर्स देख रहा था, कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहा था, 1 GB ख़त्म, मैंने बोला यार ये लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया और 1 GB यूज़ कर लिया, लेकिन मेरे प्लान में तो सिर्फ 1 GB था, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 GB मैंने यूज़ किया है वो क्या बोला जाएगा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो ये 3 है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल समझा आप लोगों को, कुछ लेवल तक फिक्स होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, नेचर। इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा होता है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। तो अंदर देखना क्या लिखा है, दोज कॉस्ट विच आर, डायरेक्ट कॉस्ट में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट में पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, डायरेक्ट कॉस्ट में द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट एंड विच कैन बी डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड ऑन पर यूनिट बेसिस कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर एट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। बोलते हैं ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो फिलिप्स में आ जाएगा, याद रखना, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल वाले होते हैं, फिक्स वाले नहीं होते भैया। सर दोनों में कनेक्शन आ गया, ये तो यस कनेक्शन है। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं सब वेरिएबल होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली मैंने क्या बताया, जो रिलेटेड किससे होते हैं, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा खर्चा, ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, अरे मटेरियल मुझे 500 किलो सामान बनाना है, मुझे 500 kg क्लोजअप बनाना था, 500 किलो क्लोजअप बनाना था, तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना। अच्छा 500 किलो से अभी मैं कितना सोच रहा हूँ, 10,000 किलो बनाने का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गया, 10,000 किलो बनाना है मुझे, अभी 10,000 किलो क्लोजअप मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल में ही ऐसा हो रहा था ना कि क्वांटिटी बढ़ा, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कम हुआ, अच्छा 5,000 से भी 2,000 kg ही मुझे क्लोजअप बनाना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये याद रखो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बोलता है दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड बट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन। जो रिलेटेड तो है प्रोडक्ट से लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो कौन से कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलता है इनडायरेक्ट कॉस्ट आर nothing but cost incurred on the basis of function, that is factory overhead, office and administration overhead, selling and distribution overhead। मतलब हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था ना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाला, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो कौन सा कॉस्ट था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, और जो हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, जो हम लोगों ने कौन सा कॉस्ट पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, वो कौन सा कॉस्ट था, वो डायरेक्ट कॉस्ट था। ठीक है, आई होप समझा होगा आप लोगों को। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके नीचे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अभी जो हमारे पास है वो है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, जो कि हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकैप करवा दूँ, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले कॉस्टिंग का मीनिंग पढ़ा है, कॉस्टिंग होता क्या है, फिर हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा हम लोगों ने, जिसके अंदर सबसे पहला देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देखा था हम लोगों ने, उसके अंदर कौन से आते थे,
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में कौन से आते हैं, पहला फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, फिक्स कॉस्ट, एग्जांपल लिया था मैंने रेंट का, बच्चे आए नहीं आए मुझे उतना रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट, एग्जांपल लिया था नोट्स का, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बच्चे कम आएंगे तो कम खर्चा करना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे मैंने इंटरनेट के डेटा का, टेलीफोन बिल का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। नेक्स्ट था हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मैंने कनेक्शन किससे करवा के दिया है, वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सब कौन से हैं, डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये जो तीनों हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वाले, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वाले, ये सब कौन से कॉस्ट है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ गया होगा। नहीं समझा है तो प्लीज़ एक दो बार ये वीडियो और आप लोग लगा के देखिए, क्योंकि ऑनलाइन ही आप लोगों को आगे भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, अभी ये जो मैंने आपको बताया था, आगे आने वाले 4 पार्ट्स और हैं, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला, वो आप लोगों से मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन।